हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हमने फेसियोला हिपैटिका बीएससी पार्ट 1 पेपर 1 में हम इसको कवर कर रहे थे और इसका हमने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक पढ़ा था। आज जो हमारा टॉपिक है वो शुरू हो रहा है इसी का फेसियोला का पार्ट 2 और इसमें हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं सबसे पहले वो है फेसियोला का तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम। एंडोपैरासाइट होने के कारण विभिन्न प्रकार के संवेदांग इसमें अनुपस्थित होते हैं। फेसियोला में फेरिंक्स चारों तरफ ब्रेन तथा एक सेरिब्रल रिंग बनाता है फेरिंक्स के चारों तरफ, जिसमें लेटरल व वेंट्रल गैंग्लियन पाए जाते हैं। ब्रेन से आगे और पीछे की तरफ बारीक महीन नर्व्स या तंत्रिकाएं निकलती हैं। अब बात करते हैं इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की या जनन तंत्र की। ये द्विलिंगी एनिमल है और मेल का हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखें तो इसमें टेस्टिस होते हैं, वासा डिफरेंशिया, सेमिनल वेसिकल्स, सीरस सैक इत्यादि होते हैं। तो इसमें टेस्टिस जो हैं वो पेयर्ड होते हैं और अत्यधिक लोब्ड ट्यूबुलर, एक आगे व एक पीछे होता है। दोनों एक साथ होते हैं, एक आगे और एक पीछे होते हैं। और शुक्रवाहिनी या वासा डिफरेंशिया, प्रत्येक टेस्टिस से एक नलाकार पतली शुक्रवाहिनी जो है वो निकलती है और दोनों शुक्रवाहिनियां आगे की ओर पास पास सिचुएटेड होती हैं और एस्ट्रेबुलम के पास सेमिनल वेसिकल या शुक्राशय में खुलती हैं। यहाँ स्पर्म्स का संग्रह किया जाता है। फिर आता है तीसरा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल का है वो है सीरस सैक। सेमिनल वेसिकल के आगे पतली इजैकुलेटरी डक्ट या स्खलन वाहिनी का एक मस्कुलर सॉलिड पेनिस में खुलती है। यह मेल जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। अनेक प्रोस्टेट ग्लैंड्स भी सेमिनल वेसिकल में खुलते हैं। इनका क्षारीय स्त्रावन कोआपुलेशन क्रिया के समय शुक्राणुओं की गति तेज करने में या गति प्रदान करने में सहायता करता है। तो ये था इसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब आती है बात मादा जनन तंत्र की या मादा जनन अंगों की। तो ये ओवरी है मादा जनन अंगों में जो और फिर उसके साथ ओविडक्ट और यूट्रस और विटेलेरिया होते हैं। तो सबसे बात पहले करते हैं हम अग्नाशय, अंडाशय या ओवरी की। ओवरी शरीर के एंटीरियर 1/3 भाग में एक अत्यधिक ब्रांच्ड ट्यूबुलर फॉर्म में होती है। ओविडक्ट और यूट्रस अंडाशय की सभी शाखाएं एक पतली नलिका अंडवाहिनी में खुलती हैं। यह शरीर के मध्य में स्थित विटेलाइन डक्ट में खुलती है और ये दोनों मिलकर यूट्रस बनाती हैं। यानी कि ओविडक्ट जो है और विटेलाइन डक्ट दोनों मिलके ओवरी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, गर्भाशय बनाती हैं, जो एक लंबी कुंडलित या कॉइल्ड ट्यूब के समान होता है एवं आगे चलकर ये नर जनन छिद्र के पास मादा जनन छिद्र फीमेल जेनाइटल अपर्चर द्वारा बाहर की ओर खुलता है। गर्भाशय में कैप्सूल युक्त अनेक फर्टिलाइज्ड एग्स जो हैं वो रहते हैं। एक छोटी मस्कुलर मैथुनी नलिका छिद्र द्वारा बाहर निकलकर वेजाइना का काम करती है। विटेलेरिया ये मादा जनन अंगों से संबंधित ग्रंथियां हैं जो दो हैं, एक विटेलाइन ग्लैंड और दूसरा महलीज ग्लैंड। तो विटेलाइन ग्लैंड की बात करते हैं। ये फॉलिकल्स के समूह के रूप में शरीर के दोनों ओर पूरी लंबाई में स्थित होती हैं। सभी फॉलिकल्स अनुलंब एवं अनुप्रस्थ विटेलाइन वाहिनियों द्वारा आपस में जुड़कर एच आकार की संरचना बनाती हैं और
ये अनुप्रस्थ नलिका बीच में फूलकर योक रिजर्वॉयर बनाती है, जिसमें एक मध्य विटिलाइन वाहिनी निकलकर अंडवाहिनी से जुड़कर गर्भाशय बनाती है। विटिलाइन डक्ट निकल के गर्भाशय बनाती है। दूसरा ग्लैंड जो है वो मैहलीज ग्लैंड है। इन्हें शेल ग्लैंड भी कहते हैं। ये यूनिसेलुलर ग्लैंड्स का एक ग्रुप है और अंडवाहिनी, मध्य विटिलाइन वाहिनी तथा गर्भाशय के संगम स्थल के चारों ओर ये सिचुएटेड होते हैं। इस ग्लैंड का स्त्रावण गर्भाशय को चिकना बनाता है, जिससे अंडे सुगमता से आगे बह सकते हैं। अब बात करते हैं इसके जीवन चक्र की। तो यहाँ हम एक चित्र के माध्यम से देख रहे हैं फैसियोला का जीवन चक्र जो है वो बड़ा जटिल है और 2 परिपेशियों में जाके पूर्ण होता है और इसमें अनेक प्रकार की लार्वल प्रवस्थाएं पाई जाती हैं। मीरासीडियम लार्वा, स्पोरोसिस्ट लार्वा, रीडिया लार्वा, सर्केरिया लार्वा, मेटासर्केरिया लार्वा और उसके बाद ये एडल्ट में परिवर्धित होता है। तो आपको चित्र में सारी लार्वल प्रवस्थाएं भी दिख रही हैं, किस प्रकार से एडल्ट फ्लूक से कैप्सूल निकलता है, फिर वो मीरासीडियम में बदलता है। आप चित्र में आसानी से समझ सकते हैं। फैसियोला का प्राथमिक परपोषी भेड़ और सेकेंडरी या द्वितीयक परपोषी जो है वो स्नेल होता है और मैथुन की क्रिया प्राइमरी होस्ट शीप की बाइल डक्ट्स में संपन्न होती है। निषेचन मुख्यतः पर तथा आंतरिक क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है और इंटरनल होता है तथा अंडवाहिनी के पश्चिम भाग में संपन्न होता है। कभी कभी इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी देखा जा सकता है। कैप्सूल्स, कवचयुक्त अंडे कैप्सूल कहलाते हैं और ये ओपरकुलम युक्त होते हैं। गर्भाशय में लगभग 3000 कैप्सूल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। अब इनमें विदलन और भ्रूणीय परिवर्धन। विदलन होलोब्लास्टिक अनइक्वल यानी कि पूर्णभंजी असमान प्रकार का होता है तथा कैप्सूल के यूट्रस में रहते हुए ही ये प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार कैप्सूल के अंदर भ्रूण बन जाता है। ये कैप्सूल जनन छिद्र से बाहर आके परपोषी की इंटेस्टाइन में आ जाता है और इसके मल के साथ शरीर से बाहर आ जाता है। आगे का जो डेवलपमेंट है वो तभी होता है जब भ्रूण युक्त कैप्सूल जल के संपर्क में आते हैं जिसका pH वो 6.5 हो। फैसियोला के जीवन चक्र में अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है तथा अनेक लार्वल प्रवस्थाएं पाई जाती हैं, जो आपको एक नीचे में बता रही हूँ कि मीरासीडियम लार्वा होता है जो कैप्सूल से बाहर आता है, स्वतंत्र जीवन शैली होती है इसकी। फिर स्पोरोसिस्ट में बदलता है ये घोंगे के शरीर में, फिर रीडिया, उसके बाद सर्केरिया और उसके बाद मेटासर्केरिया लार्वा अवस्था जो है वो आती है। एक रीडिया लार्वा जो है वो लगभग 14 सर्केरिया लार्वा अवस्था बनाते हैं जो रेडिया से निकलकर स्नेल की डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या पाचन ग्रंथियों में पहुंच जाते हैं। ये लार्वा पल्मोनरी कोश या पल्मोनरी सैक से होता हुआ जल में पहुंच जाता है तथा सिस्ट या परिकोष्ठन से घिरकर मेटासर्केरिया अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ये मेटासर्केरिया अवस्था भेड़ के लिए इन्फेक्शस स्टेज या संक्रमणकारी अवस्था होती है और इस जंतु में बहुभ्रूणीय अवस्था पाई जाती है। और फिर आगे यह जो डेवलपमेंट होता जाता है, पैथोजेनेसिटी या रोगजनकता। लिवर फ्लूक या फैसियोला हेपेटिका के कारण भेड़ का लिवर जो है वो काफ़ी प्रभावित होता है, कार्यात्मक रूप से भी और संरचनात्मक रूप से भी। इस रोग को लिवर रॉट या फैसियोलियासिस के नाम से हम जानते हैं। तो ये था, इसके साथ ही हमारा फैसियोला हेपेटिका जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टर्न पे हम किसी और एनिमल को लेंगे। अब 1-2 ही आपके टॉपिक्स बचे हैं, उन्हें हम नेक्स्ट टर्न पे से कवर करना शुरू कर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।